गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स 303 का सब्जेक्ट लेंगे एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम हमने सेकेंड ईयर में पढ़ा है, कम्युनिकेशन सिस्टम एंड वेव प्रोपगेशन, उसी का ही एक एक्सटेंशन है। पिछले सेकेंड ईयर वाले कोर्स के अंदर हमने एनालॉग मॉड्यूलेशन के टेक्निक्स देखे हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस प्रकार से ट्रैवल होती है उसके बारे में स्टडी किया था। एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर हम मेनली डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स जो है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो इसके अंदर जो हमारी फर्स्ट यूनिट रहेगी वो है पल्स मॉड्यूलेशन। पल्स मॉड्यूलेशन एक डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक है, लेकिन इसमें जो मॉड्यूलेटिंग वेव होती है वो एनालॉग टाइप की होती है। तो इसका हम आज एक जनरल इंट्रोडक्शन लेंगे कि पल्स मॉड्यूलेशन किस प्रकार से किया जाता है। उसके बाद व्हाट इज पल्स कोड मॉड्यूलेशन, पल्स कोड मॉड्यूलेशन क्या है, तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक का। नेक्स्ट यूनिट में डिजिटल कम्युनिकेशन के बारे में ही और आगे जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है, या फिर कीइंग टेक्निक्स कौन कौन सी हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। 3 आपकी कीइंग टेक्निक्स हैं। नेक्स्ट जो थर्ड हमारा यूनिट रहेगा वो होगा इंफॉर्मेशन थ्योरी। इंफॉर्मेशन क्या होती है, एंट्रोपी क्या होती है, इंफॉर्मेशन को किस रेट से भेजा जा सकता है, चैनल्स क्या होते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। फोर्थ यूनिट है फैक्स सिस्टम। फैक्स सिस्टम किस प्रकार से काम करता है, तो इसमें आपको दोनों ट्रांसमीटर और रिसीवर साइड, दोनों साइड आपको पता होनी चाहिए कि एक जो फैक्स है वो किस प्रकार से ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंचता है। तो लास्ट फिफ्थ यूनिट है हमारी वो है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। लास्ट यूनिट है मोबाइल कम्युनिकेशन। तो मोबाइल कम्युनिकेशन किस प्रकार से काम करता है और सेलुलर टेलीफोन सिस्टम किस प्रकार से काम करता है, सेल के क्या कॉन्सेप्ट हैं इसके अंदर, किस प्रकार से एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे जाते टाइम फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। तो ये सारी स्टडी हम मोबाइल कम्युनिकेशन के अंदर करेंगे। तो आइए सबसे फर्स्ट टॉपिक देखते हैं। फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ पैम, पीडब्ल्यूएम एंड पीपीएम। तो देखिए पल्स मॉड्यूलेशन क्या होता है। मॉड्यूलेशन हमें पता है कि जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। और मॉडिफाई क्यों करते हैं, ताकि हम एंटीना के थ्रू या किसी भी फॉर्म में उसकी एनर्जी को बढ़ा सकें। अगर सिग्नल की एनर्जी बढ़ेगी तो वो दूर तक ट्रैवल हो पाएगा, तो इसीलिए मॉड्यूलेशन किया जाता है। एनालॉग मॉड्यूलेशन और डिजिटल मॉड्यूलेशन में आप अभी थोड़ा डिफरेंस देखेंगे। इसमें क्या होता है, जैसे हमने अभी लास्ट ईयर जो सेकेंड ईयर में हमारा कोर्स है उसके अंदर हम सिर्फ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पढ़ते हैं, लेकिन ये पूरा ग्राफ किस प्रकार से है, देखिए दो टाइप्स की मॉड्यूलेशन है, कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन और पल्स मॉड्यूलेशन। तो कंटिन्यूस वेव मतलब जो आपकी वेव है वो कंटिन्यूस होगी, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल होगा। लेकिन कौन सी वेव की बात कर रहे हैं यहाँ, कैरियर सिग्नल की बात कर रहे हैं, जिसको हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग हम जिसको मॉडिफाई करते हैं वो हमारा कैरियर सिग्नल कहलाता है। तो कैरियर सिग्नल कंटिन्यूस वेव के अंदर कंटिन्यूस टाइप का होगा और यहाँ पे सेकंड केस में पल्स टाइप का होगा। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है वो दोनों केसेस में अभी एनालॉग टाइप का ही है। नेक्स्ट कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन को फिर दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड एंगल मॉड्यूलेशन। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जब कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड को चेंज किया जाता है यूजिंग मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। एंगल मॉड्यूलेशन क्या होता है, जो हमारा कैरियर सिग्नल का एंगल है उसको हम मॉडिफाई कर रहे हैं। तो एंगल में भी दो चीजें आती है, फ्रीक्वेंसी और फेज। एक एंगल जो होता है सिग्नल का वो दो चीजों से बनके मिलके बना है, फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट भी होता है उसमें, फेज कंपोनेंट भी होता है। तो जब हम फ्रीक्वेंसी को बदलते हैं, कैरियर सिग्नल के फ्रीक्वेंसी को जब हम मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग बदलते हैं तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहलाता है। और अगर हम फेज को बदलते हैं मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग तो फेज मॉड्यूलेशन कहलाता है। तो ये जो तीनों टेक्निक्स हैं ये हमने सेकेंड ईयर में स्टडी करी हैं अच्छे से। अभी हम राइट वाले पार्ट को देखेंगे। इस
तो पल्स मॉड्यूलेशन के भी दो पार्ट्स हैं, एनालॉग मॉड्यूलेशन एंड डिजिटल मॉड्यूलेशन। तो आप देखेंगे इसमें डिजिटल और एनालॉग दो पार्ट्स हैं। तो यहाँ डिफरेंस क्या आ जाता है, यहाँ पे जो हमारा मैसेज सिग्नल होगा, अभी तक मैसेज सिग्नल लेफ्ट साइड की अगर हम बात करें तो मैसेज सिग्नल और करियर सिग्नल दोनों ही एनालॉग टाइप के थे। पल्स मॉड्यूलेशन के अंदर भी ये दो कैटेगरीज और हैं। तो इसमें एनालॉग मॉड्यूलेशन के अंदर जो आपका करियर सिग्नल है, सॉरी जो मैसेज सिग्नल है वो कंटिन्यूस टाइप का है, एनालॉग टाइप का है। लेकिन डिजिटल मॉड्यूलेशन के अंदर हम जो मैसेज सिग्नल यूज करते हैं उसको भी डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो अभी आज के लेक्चर में हम एनालॉग मॉड्यूलेशन के ये तीनों जो पार्ट्स हैं वो कवर करेंगे। पैम यानी कि पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पीडब्ल्यूएम यानी पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन एंड पीपीएम मतलब पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। और इसी यूनिट के जो अगले टॉपिक हैं वो पीसीएम यानी पल्स कोड मॉड्यूलेशन क्या होता है, डेल्टा मॉड्यूलेशन क्या होता है, उसके ऊपर आधारित है। तो अभी हम ये देखते हैं कि पैम क्या होता है। देखिए ये हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हमेशा इस केस में कंटिन्यूस टाइप का रहेगा, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि टाइम के साथ कंटिन्यूसली वेरी हो रहा है, एनालॉग टाइप का सिग्नल है। उसके बाद जो हमने करियर सिग्नल लिया है वो एक पल्स की फॉर्म में है। तो हमें चेंज किसे करना होता है, हमेशा करियर सिग्नल को चेंज करना होता है। किसके अकॉर्डिंग करना होता है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग करना होता है। तो हम इस पल्स करियर सिग्नल को बदलेंगे और किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को हम देख सकते हैं कि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कंटिन्यूसली बदल रहा है, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। तो कहने का मतलब है ये जो अभी हमारी पल्स का जो एम्पलीट्यूड आ रहा है, आप देखेंगे पल्स का जो एम्पलीट्यूड है वो सारी जगह सेम है। लेकिन अगर हमें इसको मॉड्यूलेट करना है तो हमें इसका जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज करना पड़ेगा। और किसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा, जिस प्रकार से ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो आप देखेंगे ये जो हमारी मॉड्यूलेशन के बाद सिग्नल आएगा वो इस प्रकार से आएगा। पल्स की जो एम्पलीट्यूड है वो लगातार बदल रही है, यहाँ हाई होगी, यहाँ हाई क्यों हुई है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है वो भी मैक्सिमम है। उसी प्रकार से आप यहाँ देखेंगे मॉड्यूलेटिंग जो सिग्नल है यहाँ मिनिमम है, तो यहाँ पे जो पल्स की जो हाइट आई है वो भी मिनिमम है। और फाइनली हम इस सिग्नल को जो है ट्रांसमिट कर देंगे। तो ये हमारा पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल कहलाएगा। इसके बारे में हम और स्टडी कर लेते हैं एक दो पॉइंट्स। तो pulse amplitude modulation, it stands for PAM stands for pulse amplitude modulation। इसके अंदर क्या होता है, amplitude of the pulse carrier signal is changed according to the amplitude of the message signal। जो भी हमारा पल्स का सिग्नल, जो पल्स का एम्पलीट्यूड है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज किया जाता है मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा पैम हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं PWM, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। इसके नाम से आपको पता चल रहा है इसके अंदर विड्थ को चेंज किया जाएगा। विड्थ मतलब चौड़ाई को, पल्स की चौड़ाई को हम चेंज करेंगे। पर कैसे चेंज करेंगे, या तो घटाएंगे या बढ़ाएंगे। घटानी कब है, जब आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कम हो रहा होगा, जिस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो कम हो रहा होगा। और बढ़ानी कब है, जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा होगा। और सबसे ज्यादा विड्थ कब होगी पल्स की, जब आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। तो देखिए ये जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आपको दिख रहा है इसका जो मैक्सिमम है वो यहाँ पर है। तो यानी कि यहाँ पर आपको जो है सिग्नल को की जो पल्स की जो विड्थ है वो मैक्सिमम होगी। और मिनिमम कब होगी, एक इस पॉइंट पर होगी और इस पॉइंट पर होगी। तो अब इसको देखते हैं हम। ये देखिए तो इस प्रकार से हमने जैसे जैसे सिग्नल हमारा इंक्रीज हो रहा है पल्स की जो विड्थ है वो इंक्रीज हो रही है और फिर धीरे धीरे पल्स विड्थ कम हो रही है और सबसे मिनिमम कहाँ पर हो गई है, जहाँ पे आपका सिग्नल मिनिमम है। अब देखिए इस पॉइंट के बाद सिग्नल दोबारा इंक्रीज होना शुरू हुआ है, तो जो पल्स की विड्थ है वो भी इंक्रीज होनी शुरू हुई है और दोबारा सिग्नल यहाँ मिनिमम पे आया है, तो पल्स की विड्थ भी मिनिमम है। तो पल्स की विड्थ के अंदर सारी इंफॉर्मेशन है।
तो जो हमारी सिग्नल की इंफॉर्मेशन है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन यानी क्या, इंफॉर्मेशन मतलब टाइम के साथ आपका सिग्नल बढ़ रहा है घट रहा है, किस समय पे कितने सिग्नल की वैल्यू है, वो होती है सिग्नल की इंफॉर्मेशन। तो हमें चाहिए तो यही इंफॉर्मेशन चाहिए, और उस इंफॉर्मेशन को हम किस फॉर्म में भेज रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन को हम पल्स की विड्थ को वेरी करके भेज रहे हैं, यानी पल्स की विड्थ जब ज्यादा है तो आप समझ जाइए सिग्नल की जो वैल्यू है वो ज्यादा है उस समय पे। पल्स की विड्थ कम है तो यानी सिग्नल की वैल्यू जो थी वो कम हुई होगी उस समय पे। तो इस प्रकार से हमने ये मॉड्यूलेशन टेक्निक अपनाई है। अब इसमें इसको चेंज करने की क्यों जरूरत पड़ी है, करियर सिग्नल को चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ी है? पहली बात तो करियर सिग्नल हमने यूज क्यों किया है, तो यूज करने का सिर्फ एक ही कारण है कि जो करियर सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। हाई फ्रीक्वेंसी यानी आप उसको एंटीना के थ्रू आसानी से आप ट्रांसमिट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप उसको किसी वायर मीडियम से ही ट्रांसमिट करें। तो जब हम करियर सिग्नल यूज कर लेते हैं, मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज कर लेते हैं, तो हमारे पास ये बिल्कुल इंडिपेंडेंस होती है, फ्रीडम होती है कि हम सिग्नल को किस मोड के थ्रू भेजना चाहते हैं। अब देखिए हमने पहले एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ा है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पढ़ा है और फेज मॉड्यूलेशन पढ़ा है। तो जो अभी हमने पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन डिस्कस किया है, वो जो हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हमने पढ़ा था उससे काफी मिलता जुलता है, क्योंकि वहां पे भी हमने करियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड को चेंज किया था। जो अभी हमने पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन पढ़ा है, ये जो एफएम मॉड्यूलेशन हमने पढ़ा था उससे बहुत ज्यादा सिमिलर है, क्योंकि देखिए पल्स की विड्थ अगर बढ़ रही है या फिर कम हो रही है, तो यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर जो नंबर ऑफ पल्सेस आनी चाहिए वो कम ज्यादा होंगी। अगर आपकी पल्स की विड्थ ज्यादा है तो यानी एक टाइम पीरियड के अंदर नंबर ऑफ पल्सेस कम आएंगी। अगर पल्स की विड्थ कम है तो एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर पल्स नंबर ऑफ पल्सेस ज्यादा आ जाएंगी। तो पल्सेस का घटना और बढ़ना ये क्या इंडिकेशन है कि जो पल्स की फ्रीक्वेंसी है वो बदल रही है, और फ्रीक्वेंसी किसके अकॉर्डिंग बदल रही है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग। तो हम कह सकते हैं कि जो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन है वो किसके एनालॉगस है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के एनालॉगस है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अभी पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। तो पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन में क्या करना है, जो पल्स की पोजीशन है उसको चेंज करना है। किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग। यानी कि क्या लॉजिक होना चाहिए, जब आपका सिग्नल इंक्रीज हो रहा है तो पल्स की जो पोजीशन है, मतलब जिस पोजीशन पे पल्स पहले थी उस पोजीशन से अब हट जानी चाहिए, और कितना डेविएशन आना चाहिए, कितना फर्क आना चाहिए पोजीशन में, ये डिपेंड करता है कि सिग्नल की वैल्यू कितनी है। देखिए यहाँ पे जो आपका सिग्नल है इसकी वैल्यू मैक्सिमम है, तो यानी इस पॉइंट पे जो पल्स होएगी वो अपनी पोजीशन से सबसे ज्यादा दूरी पे खिसक जाएगी, हट जाएगी वहां से। और देखिए यहाँ पे सिग्नल की वैल्यू मिनिमम है, तो यहाँ पे जो पहले पल्स आ रही थी वो अपनी पोजीशन से ज्यादा नहीं खिसकेगी आगे, कम डिफरेंस होएगा उसकी पोजीशन में। तो यानी कि आपका जो पल्स है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितना आगे शिफ्ट हुई है, उसको देख के हम आइडिया लगाएंगे कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ज्यादा था उस समय या कम था। अगर अपनी ओरिजिनल पोजीशन से पल्स ज्यादा शिफ्ट हो गई है तो यानी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की वैल्यू भी ज्यादा थी। अगर शिफ्टिंग कम हुई है यानी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की भी जो वैल्यू थी वो कम थी। तो अल्टीमेटली हमने जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की इंफॉर्मेशन थी वो हमने करियर सिग्नल में एक कह सकते हैं आपने लपेट के भेज दी। और किस फॉर्म में लपेटी है, किससे पता लगेगा, पल्स की पोजीशन से हमें ये चीज पता लग रही है। तो आप देखेंगे ये हमारा पीपीएम सिग्नल है, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। तो सबसे पहली बात कि जब पोजीशन की बात कर रहे हैं तो एम्पलीट्यूड तो सेम रहेगा पल्स का, तो आप देखेंगे सारी पल्सेस के जो एम्पलीट्यूड है वो सेम है। और दूसरा जो पल्स का विड्थ होगा, सारी पल्सेस का विड्थ भी एक समान रहेगा, सिर्फ चेंज किस में आएगा, पल्स की पोजीशन में। देखिए ये जो फर्स्ट पल्स थी वो यहाँ से स्टार्ट होनी थी, लेकिन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो यानी पल्स की जो पोजीशन है वो थोड़ी आगे खिसक गई है, और कितनी खिसकी है, जितना ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल उस समय जितनी उसकी वैल्यू थी। सेकेंड
उसी प्रकार से आप सेकंड पल्स को देखिए, ये जो पल्स थी इसको स्टार्टिंग पॉइंट यही था, नीचे था जस्ट इसके, लेकिन ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इस डॉटेड लाइन से स्टार्ट हो रही है, यानी कि ये पोजीशन इसकी इतनी ज्यादा बदल गई है। सबसे कम पोजीशन किसकी बदलेगी, जो पल्स सबसे मिनिमम पॉइंट पे आएगी, ये जो पल्स है सबसे मिनिमम पॉइंट वाली पल्स ये है, और ये अपनी पोजीशन से बिल्कुल कम हटेगी। तो कहने का मतलब है, अब देखिए पोजीशन, आप ये देख रहे होंगे कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन सिग्नल से पीपीएम सिग्नल कैसे बनाया है। तो देखिए जो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन है वो क्या बताता है कि पल्स की विड्थ बदल रही है, और किसके अकॉर्डिंग बदल रही है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग। और पल्स पोजीशन में हमें क्या करना होता है, पल्स को उसकी विड्थ के अकॉर्डिंग शिफ्ट करना होता है। जितना ज्यादा सिग्नल होगा, जितना हाई सिग्नल की वैल्यू होगी, उतनी ज्यादा पल्स की विड्थ होगी, और उतनी ज्यादा पोजीशन से वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से वो शिफ्ट हो जाएगी। तो इस वजह से हमने जो पल्स विड्थ सिग्नल लिया है उसी को बेस मान के पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन सिग्नल जनरेट कर लिया है, क्योंकि हमें यहाँ पे बिल्कुल सीधा देखने को मिलता है कि इस केस ही इस पॉइंट पे सिग्नल पल्स की विड्थ ज्यादा है, इस पॉइंट पे पल्स की विड्थ कम है। तो एक बार जब हमें पल्स की विड्थ पता लग गई है तो हम उसको उतने ही उसके अकॉर्डिंग ही पल्स को आराम से आगे शिफ्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको पीपीएम सिग्नल बनाना है तो आप आराम से पहले पीडब्ल्यूएम सिग्नल बनाइए, और पीडब्ल्यूएम सिग्नल की विड्थ के अकॉर्डिंग जो पल्सेस हैं उसको शिफ्ट कर दीजिए, तो वो पीपीएम सिग्नल जनरेट हो जाएगा। जो पीडब्ल्यूएम सिग्नल था वो किसके एनालॉगस था, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के एनालॉगस। और ये जो पीपीएम सिग्नल आता है, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेटेड सिग्नल आता है, वो हमारे एनालॉग के फेज मॉड्यूलेशन के एनालॉगस है। जो वहाँ फेज मॉड्यूलेशन का काम हो रहा था, चेंजेस आ रहे थे, उसी प्रकार से यहाँ पे पीपीएम के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। तो ये हो गया पीपीएम। अब एक पॉइंट यहाँ पर है कि हमें किस पोजीशन से शिफ्ट करना है। देखिए पल्स का एक स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से पल्स स्टार्ट हो रही है, इसको बोलते हैं राइजिंग एज, राइजिंग एज। और यहाँ पे पल्स नीचे को जा रही है, इसको बोलते हैं फॉलिंग एज। तो जनरली जहाँ पे पल्स फॉल हो रही होती है उस पोजीशन को रेफरेंस मान के उस पोजीशन से हम अपनी जो पल्स है आगे शिफ्ट कर देते हैं। तो आप देखेंगे इस पल्स का भी हमने फॉलिंग एज लिया है, सेकेंड पल्स का भी हमने फॉलिंग एज लिया है, थर्ड पल्स का भी फॉलिंग एज लिया है, और उसको रेफरेंस, इस लाइन को रेफरेंस मानते हुए हमने पल्स को आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, लेकिन ये फॉलिंग एज और राइजिंग एज आप किसका लोगे, पीडब्ल्यूएम सिग्नल का लोगे। आपको ओरिजिनल करियर पल्स का राइजिंग और फॉलिंग एज नहीं लेना है, आपको पीडब्ल्यूएम सिग्नल का ही राइजिंग या फॉलिंग एज लेना है। दोनों ले सकते हैं, लेकिन जनरली जो फॉलिंग एज होता है उसको हम ज्यादा यूज करते हैं। अब हम देखते हैं कंपैरिजन चार्ट देख लेते हैं, तीनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो आपको पैरामीटर में दिखेगा कि हम करियर पल्स के किस पैरामीटर को बदल रहे हैं। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पैम में हम एम्पलीट्यूड को बदलते हैं, पीडब्ल्यूएम के अंदर हम पल्स की विड्थ को बदलते हैं, पीपीएम के अंदर हम पोजीशन को बदलते हैं। सेकेंड पॉइंट है इम्यूनिटी टुवर्ड्स नॉइस, मतलब अगर नॉइस प्रेजेंट है चैनल में, जब आप सिग्नल को भेज रहे हो, अगर उस जिस भी मीडियम से वो जा रहा है तो उसमें नॉइस तो प्रेजेंट होगी होगी। तो उस नॉइस के प्रेजेंट होने के बावजूद आपका सिग्नल कितना सही रह पाता है, वो होता है इम्यूनिटी टुवर्ड्स नॉइस। तो देखेंगे पैम के अंदर जो नॉइस की इम्यूनिटी है वो कम है, यानी नॉइस आते ही ये सिग्नल खराब होने के चांस ज्यादा है। पीडब्ल्यूएम और पीपीएम के अंदर जो नॉइस इम्यूनिटी है वो ज्यादा है, यानी नॉइस के अंदर भी ये अच्छा काम कर सकते हैं। तो जहां पे भी हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यूज करते हैं ना, चाहे वो एनालॉग मॉड्यूलेशन में यूज किया हो, चाहे अभी हमने पैम के अंदर यूज किया हो, पैम के अंदर भी हम अल्टीमेटली एम्पलीट्यूड को ही बदल रहे हैं। तो जहां पे भी आप एम्पलीट्यूड को बदलोगे वहां पे जो नॉइस की इम्यूनिटी है वो कम ही होगी, यानी नॉइस, हाई नॉइस के अंदर सिग्नल अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। जिसके अंदर नॉइस की इम्यूनिटी कम होगी वहां पे सिग्नल टू नॉइस रेशियो भी कम होगा। ठीक है ना, सिग्नल टू नॉइस रेशियो मतलब आपका जो भी सिग्नल भेजा है उसके अंदर सिग्नल की मात्रा कितनी है और नॉइस की मात्रा कितनी है। नॉइस धीरे धीरे सिग्नल में ऐड होती जाती है, तो अल्टीमेटली जब हमें सिग्नल मिलता है तो उसमें कुछ सिग्नल की मात्रा होती है और कुछ नॉइस की मात्रा होती है। तो सिग्नल टू नॉइस रेशियो मतलब सिग्नल और नॉइस का क्या अनुपात है।
तो जो भी सिग्नल हमें रिसीव हुआ है उसमें सिग्नल की मात्रा कितनी है और नॉइस की मात्रा कितनी है। तो सिग्नल की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, नॉइस की कम होनी चाहिए। तो ये किससे शो होता है, सिग्नल टू नॉइस रेशियो से पता चलता है। तो लो सिग्नल टू नॉइस रेशियो है, यानी सिग्नल की मात्रा कम है और नॉइस की ज़्यादा है। हाई का मतलब सिग्नल ज़्यादा अच्छा है, नॉइस उसमें कम आई है। तो आप देखेंगे कि पैम के अंदर जो सिग्नल टू नॉइस रेशियो है वो कम है, पीडब्ल्यूएम में मीडियम है और पीपीएम में कंपैरेटिवली हाई है। तो अगर हम नॉइस की बात करें कि नॉइस होने के बावजूद कौन सी टेक्निक सबसे अच्छी है, तो वो है पीपीएम, क्योंकि इसमें नॉइस का ज़्यादा असर सिग्नल पे नहीं हो पाता। सिंक्रोनाइजेशन पल्स की ज़रूरत होती है, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, लेकिन पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन के अंदर हमें एक सिंक्रोनाइजेशन पल्स, एक रेफरेंस पल्स की ज़रूरत होती है। बैंडविड्थ डिपेंडेंसी, बैंडविड्थ किस पे डिपेंड करती है, जो भी हम सिग्नल भेज रहे हैं उसकी बैंडविड्थ किस पे निर्भर कर रही है। यहाँ पे पैम के केस में ये पल्स की विड्थ पे, मतलब जितनी ज्यादा आपकी पल्स की विड्थ होगी उतनी ज्यादा बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन बाकी दो टेक्निक्स के अंदर पल्स की जो बैंडविड्थ है वो राइज टाइम पे डिपेंड कर रही है, राइज टाइम पे या फिर फॉल टाइम पे करेगी। तो देखिए, आप देखेंगे जो पल्स की विड्थ होती है वो काफी ज्यादा होती है, लेकिन जो राइज टाइम होता है, यानी कितनी देर में पल्स लो से हाई जाती है और हाई से लो जाती है, देखिए लो से हाई जाने में और हाई से लो आने में इसको बहुत कम टाइम लग रहा है। बिल्कुल कुछ ये हमने एकदम आइडियल पल्स ली है, प्रैक्टिकल पल्स में थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि आइडियली इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है 0 से 1 होने में या 1 से 0 होने में। लेकिन अगर आप पल्स की विड्थ देखेंगे तो पल्स की विड्थ कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू लेती है। तो जहाँ पे भी पल्स विड्थ पे बैंडविड्थ डिपेंड हो रही है वहाँ पे बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। जहाँ पे बैंडविड्थ राइज टाइम पे डिपेंड कर रही है तो वहाँ पे बैंडविड्थ कम होगी। तो बैंडविड्थ की जो रिक्वायरमेंट है वो पीपीएम और पीडब्ल्यूएम में कम है और पैम के अंदर ज़्यादा है। ट्रांसमिशन पावर, जो सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए पावर रिक्वायरमेंट है वो पहले दो केसेस में वेरिएबल है, मतलब बदलती रहेगी, दूसरे केस में कांस्टेंट है, ठीक है ना। इम्प्लीमेंटेशन, अभी हमने इसकी एनालॉजी देखी थी पुराने वाले एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन टेक्निक्स के साथ। तो जो पैम है वो सिमिलर टू एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, जो पीपीएम है वो सिमिलर टू फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, और जो पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन है वो पल्स फेज मॉड्यूलेशन के सिमिलर है। तो ये आज हमने तीनों टेक्निक्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम पल्स कोड मॉड्यूलेशन पढ़ेंगे कि ये किस प्रकार से किया जाता है, और इसमें तीन जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं, सैम्पलिंग क्या होती है, क्वांटाइजेशन क्या होता है और एनकोडिंग क्या होती है, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसके अंदर, तो वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।